कल हमने पढ़ा था हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता जो था सिंधु नदी के आजू बाजू में फैला हुआ था, इसके लिए हम उसे सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, लोथड़ कहाँ पे, ये सारा चीज़ हमने कल डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे राजा, किसान और नगर। मतलब झारखंड क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उसके लिए खासकर ये चैप्टर है। इससे हम थोड़ी थोड़ी मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानेंगे। और आज का चैप्टर जो हमारा चालू होगा वो हमारा महाजनपद से चालू होने वाला है। क्या पर महाजनपद, महाजनपद, महाजनपद क्या होता है, इसको हम तोड़ेंगे। क्या देखो, जन पहले तोड़ेंगे, सॉरी पहले हम पद को तोड़ लेंगे, पद, उसके बाद होता है जनपद, उसके बाद होता है महाजनपद। महाजनपद जितने भी बंदे ये सब नोट करो। पद किसे कहेंगे, जो हमारा गांव होगा उसे हम पद कहेंगे। जनपद गांव से बड़ा जो हमारा वो शहर होगा उसे हम जनपद कहेंगे। महाजनपद गांव शहर से बड़ा यानी स्टेट, एक राज्य जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, महाजनपद होगी। राज्य होगा उसे हम क्या कहें, महाजनपद होगा। महाजनपद हमारे कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद है। उसमें से कौन कौन सा है, चेदी हो गया, कौशल हो गया, वज्जी हो गया, श्रावस्ती हो, कौसंबी हो गया, ये सब बहुत सारे महाजनपद। टोटल कितने महाजनपद है, 16 महाजनपद, 16 महाजनपद। ये जो 16 महाजनपद है इसका उल्लेख हमें कौन से ग्रंथ में मिलती है, ये याद रखना। 16 महाजनपदों का उल्लेख कहां पे मिलती है, 2 ग्रंथ है। एक का नाम है अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और दूसरा ग्रंथ का नाम है क्या, भगवती सूत्र, भगवती सूत्र। हमें 16 महाजनपदों का जो उल्लेख है वो हमें 2 किताबों या फिर 2 ग्रंथों से हमें मिलती है। पहला का नाम है भगवती सूत्र, दूसरा का नाम है अंगुत्तर निकाय। ये जो अंगुत्तर निकाय है ये कौन सा धर्म का है, तो ये याद रखना बौद्ध धर्म का ग्रंथ है, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। और ये भागवती सूत्र कौन सी ग्रंथ है, ये याद रखना, ये जैन धर्म का ग्रंथ है, जैन धर्म। हमें 16 महाजनपदों में सबसे इंपॉर्टेंट का जो महाजनपद होगा वो मगध होगा। और आज हम मगध के बारे में ही चर्चा करेंगे। मगध का जो साम्राज्य इतना विस्तार था कि ना एक दूसरे के लिए वहां पे लड़ बैठे। और इसमें से हम स्टार्टिंग करेंगे हर्यक वंश से। तो आज जो पहला वंश होगा वो हमारा हर्यक वंश होगा। हर्यक वंश, हर्यक वंश को हम इसे पितृहंता वंश भी कह सकते हैं। आखिर हर्यक वंश को पितृहंता वंश क्यों कहेंगे, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। इसका जो समय काल है 544 बीसी से 412 बीसी तक। इसमें 3 शासक सबसे इंपॉर्टेंट था। वो 3 शासक कौन था वो देखो। पहला तो बिंबिसार था, दूसरा हमारा अजातशत्रु था, अजातशत्रु, और तीसरा हमारा उदयन था। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु, अजातशत्रु का पुत्र उदयन। पहले हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। बिंबिसार, बिंबिसार क्या था उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या कहता है, बिंबिसार को हर्यक वंश का संस्थापक माना जाता है, यानी हर्यक
वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक कौन है? याद रखना, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार है। और बिंबिसार को एक और नाम है जिसका क्या नाम है? पुनिक, श्रेनिक। श्रेनिक। क्वेश्चन पूछा जाए हर्यक वंश का संस्थापक कौन है, ऑप्शन में रहेगा अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार। अगर नहीं होगा तो ये याद रखना श्रेनिक हो सकता है, या फिर अजातशत्रु। तो हमेशा याद रखना हर्यक वंश का जो संस्थापक है या फिर थांता वंश का जो संस्थापक है वो श्रेनिक या फिर बिंबिसार है, याद रखना। बिंबिसार का एक वेद था, बिंबिसार का एक वेद था जिसका नाम था जीवक। जीवक। और बिंबिसार का एक रिश्तेदार था, रिश्तेदार था। कहाँ का था? अवंती का था, अवंती का। बिंबिसार का एक रिश्तेदार था, वो कहाँ था? अवंती में था। क्या नाम था? चंड प्रघोत। चंड प्रघोत। बिंबिसार का एक रिश्तेदार था जिसका, और वो कहाँ का रहने वाला? अवंती था। और उस राजा का क्या नाम था? चंद प्रघोत। बिंबिसार जब चंद प्रघोत पूरी तरह से पीलिया से ग्रस्त था तो उस समय बिंबिसार ने अपने जीवक जो उसका वेद था उसके इलाज के लिए उसको वहां पे चंद प्रघोत के पास भेजा। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि बिंबिसार ने किसे चंद प्रघोत के पास उसका इलाज करने के लिए भेजा था, तो याद रखना जीवक। नेक्स्ट क्या कहता है? बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजधानी राजगिरी। या फिर ये भी हो सकता है राजगिरी की स्थापना किसने की? तो बिंबिसार ने राजगिरी की स्थापना। राजगिरी की स्थापना किसने की? बिंबिसार ने। बिंबिसार ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? राजगिरी में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा अजातशत्रु। अजातशत्रु। अजातशत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं का विनाशक। शत्रुओं का विनाशक। अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। हत्या किया किसका? बिंबिसार का। बिंबिसार का। अजातशत्रु का शत्रुओं का विनाशक कहा जाता है और अजातशत्रु ही ने ही अपने बिंबिसार को पिता की हत्या किया। उसके बाद अजातशत्रु के शासन काल में ही प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। याद रखना, प्रथम बौद्ध संगति। प्रथम बौद्ध संगति किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासन काल में। कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व। कहां पे हुआ था? तो याद रखना राजगिरी में हुआ था। इसका अध्यक्ष कौन था? अध्यक्ष कौन था? तो याद रखना महाकश्यप। महाकश्यप। उसके बाद हम पढ़ते उदयन। उदयन ने क्या किया? उदयन ने अपने पिता की हत्या किया। पहला किया अपने पिता की हत्या किया। अब देखो, बिंबिसार का पुत्र क्या था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र का क्या नाम था? उदयन। उदयन ने किसकी हत्या किया? अजातशत्रु को। अजातशत्रु किसकी हत्या? बिंबिसार ने। मतलब एक बेटा जो तो अपने पिता यानी पिता की हत्या किया, इसके लिए इसे कौन सा वंश कहा जाता है? पितृ हंता वंश कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? दूसरा है क्या? गंगा एवं सोन नदी के बीच में एक नगर की स्थापना किया जिसका नाम है पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र।
गंगा एवं सोन नदी के जो बीच है उसमें एक नगर की स्थापना किया जिसका नाम है पाटलिपुत्र। और पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? उदयन ने किया। किसने किया? उदयन ने किया। नेक्स्ट क्या है? इसके बाद आता है उदयन का नेक्स्ट, इसका पुत्र क्या होता है? नागदशक। नागदशक। और नागदशक का जो सेनापति होता है शिशुनाग। हर्यक वंश का प्रथम राजा कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार का पुत्र कौन था? अजातशत्रु। अजातशत्रु का पुत्र कौन था? उदयन। उदयन ने किसकी स्थापना की? पाटलिपुत्र का। उदयन का पुत्र का क्या नाम था? नागदशक। और नागदशक जो था ये हमारा हर्यक वंश का अंतिम था, अंतिम राजा था। और नागदशक का सेनापति का नाम था शिशुनाग। शिशुनाग ने क्या किया? नागदशक को धोखे से मरवा दिया और शिशुनाग ने एक नए वंश का निर्माण किया। नए वंश जिसको कहते हैं नागवंश। नागवंश या फिर शिशुनाग वंश कहते हैं। शिशुनाग वंश ये हर्यक वंश हो गया। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्या? शिशुनाग वंश। जब हम यूपीएससी का चैप्टर पढ़ेंगे उसमें हम इसके बारे में एक एक बाय पॉइंट बाय डीपली हम अध्ययन करेंगे। अभी क्या हो गया? नेक्स्ट क्या है? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश इसका जो समय काल है ये 412 BC से 344 BC। शिशुनाग ने किसकी हत्या की? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? नागदशक था। याद रखना, शिशुनाग ने हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की हत्या करके किस वंश की स्थापना किया? तो याद रखना शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश ये हो गया। दूसरा देखो, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है? शिशुनाग का पुत्र, इसका पुत्र होता है जिसका नाम है अजातशत्रु। शिशुनाग का पुत्र का नाम होता है कालाशोक। और कालाशोक के शासन काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति कब हुआ था? तो याद रखना ठीक 100 साल के बाद यानी 383 BC में हुआ था। और कहाँ पे हुआ था? वैशाली में हुआ था। और इसका जो अध्यक्ष था वो कौन था? याद रखना, इसका अध्यक्ष जो था सबकामी था। शिशुनाग ने नागदशक की हत्या की, शिशुनाग वंश की स्थापना। शिशुनाग ने अपना राजधानी वो कहाँ बनाई? वैशाली में बनाया। वैशाली क्या राजधानी? शिशुनाग ने किसकी हत्या किया? हर्यक वंश के अंतिम राजा नागदशक की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाया? वैशाली। शिशुनाग का पुत्र कौन था? कालाशोक। कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति हुई। कहाँ पे हुई? वैशाली में। इसकी अध्यक्षता कौन है? सबकामी था। अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे?
शिशुनाग का अंतिम राजा, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा। शिशुनाग का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखना नंदी वर्मन था। नंदी वर्मन। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदी वर्मन था और नंदी वर्मन का एक सेनापति था, सेनापति जिसका नाम था महापद्मानंद। महापद्मानंद ने क्या किया? धोखे से नंदी वर्मन की हत्या कर दिया, हत्या किया और एक नए वंश की स्थापना किया जिसका नाम है नंद वंश। नंद वंश। देखो, पहला आया हर्यक वंश। हर्यक वंश का पहला शासक बिंबिसार। अंतिम शासक क्या था? नागदशक। नागदशक की हत्या किसने की? उसके सेनापति ने किया। किसने किया? शिशुनाग ने। ठीक उसी प्रकार शिशुनाग वंश का जो अंतिम राजा था नंदीवर्म, उस पे भी एक सेनापति था और उसकी भी हत्या कहा किसने किया? महापद्मानंद, यानी उसी के सेनापति ने किया। अब नेक्स्ट हमारा क्या होगा? नंदवंश। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये सारा। अब नेक्स्ट हमारा क्या? नंदवंश। इसका जो पीरियड टाइम है BC से इसका संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। किसकी हत्या की? शिशुनाग के अंतिम राजा जिसका नाम था नंदी वर्मन। नंदी वर्मन कौन था? शिशुनाग का अंतिम राजा। उसकी हत्या किसने की? उसके सेनापति महापद्मानंद। और महापद्मानंद जब शिशुनाग के अंतिम राजा नंदी वर्मन की को अंत करता है तो उसके बाद उसने एक नया वंश की निर्माण करता है जिसका नाम है नंद वंश। और नंद वंश का संस्थापक कौन है? महापद्मानंद। बहुत सारे ये याद रखना। महापद्मानंद को ये जो है इसमें एक सर्व छत्रात्मक, महापद्मानंद क्या किया? एक सर्व छत्रात्मक की उपाधि धारण की। सर्व छत्रात्मक मतलब क्षत्रियों का विनाश करने वाला। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नंद वंश का स्थापना किसने की? यदि महापद्मानंद हो तो ठीक है, नहीं तो उसमें सर्व छत्रात्मक ऑप्शन रहता है। इसमें एक और क्वेश्चन बनेगा कि ना इसने जो है यानी महापद्मानंद क्या क्या कलिंग को जीतकर, कलिंग हमारा क्या उड़ीसा में है, कलिंग को जीतकर एक उपाधि धारण की थी, एक उपाधि धारण की थी। और वो उपाधि कौन थी? याद रखना, वो उपाधि एक राट की थी। एक राट की उपाधि किस वंश के राजा ने धारण की? तो याद रखना, एक राट की उपाधि हमारा नंद वंश के राजा महापद्मानंद ने धारण की। और ये हमारा 2 नंबर का क्वेश्चन में पूछा जाता है। और तीसरा है कि ना नंद वंश का अंतिम राजा, नंद वंश का जो अंतिम राजा था बहुत ही क्रूर और कहर कमीना शासक उसी को बोलता, जिसका नाम था घनानंद। घनानंद जो था नंद वंश का अंतिम राजा था। अब हम क्या पढ़ेंगे घनानंद के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य का जो सीरियल है आप लोग देखो, उसमें बहुत सारी चीज आपको सीखने को मिलेगा। घनानंद
धनानंद, धनानंद 326 से 322। नंद वंश का अंतिम राजा ये बोलो या शासक बोलो, कौन था? धनानंद। धनानंद, धनानंद क्या कुरु शासक था, कुरु शासक था। ये इतना क्रूर था ये कि ना इसके सामने कोई भी ऊंची स्वर में बोलता उसको जान से मार ही देता। ये किसी की बात को सुनता नहीं था, इसके लिए इसको कुरु कहा जाता था। और क्या बोल, धनानंद किसके समकालीन था? समकालीन, समकालीन। ये याद रखना, किसका समकालीन? सिकंदर के समकालीन था। सिकंदर, सिकंदर का समकालीन था। इसी के धनानंद के ही शासन काल में, धनानंद के शासन काल में मैसेडोनिया के राजा, क्या कहता है? धनानंद के शासन काल में ही मैसेडोनिया के राजा जो था, जिसका नाम था सिकंदर, सिकंदर ने आक्रमण किया। जब मैसेडोनिया के राजा भारत के उत्तर की ओर जब आक्रमण कर रहा था, वहां पे एक पंडित था जिसका नाम था चाणक्य, जिसको हम विष्णुगुप्त भी कहते हैं, कौटिल्य भी कहते हैं। वहां पे वो पंडित था, चाणक्य था। तो चाणक्य का सामना हुआ, और जब धनानंद मगध की गद्दी पे बैठा था और जब वो पूरा हिंदुस्तान को लूटने की तैयारी कर रहा था, तो वो मदद मांगने के लिए चाणक्य किसके दरबार पे आया था? धनानंद के दरबार पे आया था। और जब चाणक्य ने धनानंद को ये सारी घटनाएं घट रही कि ना हमारे देश में बाहरी आक्रमणकारी हमारे हिंदुस्तान को पूरी तरह से तबाही कर रहा है, तो धनानंद को मजाक लगा। तो उसने उसको एक उचित स्वर में कुछ बोला। उसने ये बोला कि ना आप इतने बड़े राजा और आपके राजा प्रजा में कुछ प्रॉब्लम हो रहा और आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो इस चीज में धनानंद को बहुत बुरा लगा और आचार्य चाणक्य को बालों की शिखा से उसको नीचे गिरा दिया और सबके सामने अपमान किया। और उसी समय चाणक्य ने प्रतिज्ञा लिया कि ना मैं तुम्हारे मगध के सियासत से तुमको हटाकर एक नए वंश की स्थापना करूंगा। और वो नए वंश कौन था? याद रखना, वो नए वंश था मौर्य वंश। मौर्य वंश, ये हमारा मौर्य वंश है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर से हमें हर साल हर कंपटीशन एग्जाम में, चाहे गवर्नमेंट के एग्जाम हो या फिर स्टेट पीसी के एग्जाम हो या फिर अदर कॉलेज एग्जाम पर, जो भी सब्जेक्ट में मौर्य वंश का शासनकाल होता है, उसमें हमारा एक ना एक क्वेश्चन आया जाता है। और मौर्य वंश में अधिकतर क्वेश्चन देखा जाए हमारा अशोक से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? अशोक से। नेक्स्ट जब हम चैप्टर पढ़ेंगे मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हमने क्या पढ़ा? बिंबिसार के बारे में पढ़ा। बिंबिसार कौन था? आर्य वंश का संस्थापक था। उसका पुत्र कौन था? उसने कौन सी नगर की स्थापना किया? पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? प्रथम बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगति किसके शासन काल में हुआ था? नंद वंश का अंतिम राजा कौन था? ये सारी चीज हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट बार जब हम यूपीएससी का वीडियो बनाएंगे, उसमें हम एक एक पॉइंट को बारीक से बारीक में समझाएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।